आप लोग कैसे हैं? हाँ, क्या है? जी प्रणाम सर। आपसे मिलना था सर। आपसे मिलना था सर। कौन बोल रहे हैं? हम प्रकृति के पापा बोल रहे हैं सर। हम स्कूल में ही आए हुए हैं। हाँ, तो हम स्कूल नहीं गए हैं सर। हम स्कूल गए थे, लौट करके चले आए। क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं। आप वहीं पर कॉपी जमा कर देंगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। नहीं, कॉपी लेना है ना सर। कॉपी लेने के लिए आए थे हाँ, सर। हाँ, तो रंजन जी वहाँ हैं, आपको कॉपी मिल जाएगी, हम बोल दिए हैं। रंजन जी से सर कहाँ पर मुलाकात होगी सर? ऊपर में एग्जामिनेशन सेल है। जी जी, ठीक ठीक। ठीक। भैया बहन कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं आचार्य जी। और आप आचार्य जी? हाँ, हम भी ठीक हैं। परीक्षा कैसी रही? अच्छा गया आचार्य। बहुत अच्छी रही आचार्य। अच्छा, और क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। ठीक। अच्छा था आचार्य जी। ठीक, बहुत सुंदर। और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। कॉपी कल जमा करना हाँ है। सर। हाँ, कॉपी जमा करने की सूचना आपको मिल गई होगी भैया बहन। और उसके नहीं आचार्य। हाँ, अभी अभी कुछ नहीं आचार्य जी। हाँ, अभी कुछ देर में मिल जाएगा। एक सूचना प्रकाशित हो चुकी है, आपके कक्षाचार्य जी आज भेज देंगे और उसके अनुसार आप कॉपी जमा करेंगे। ये सूचना निकल चुकी है ऑलरेडी। ठीक है भैया बहन, तो आज लगता है उपस्थिति कम रहेगी क्योंकि परीक्षा अभी अभी लोग दिए हैं, लेकिन जो हम लोग हैं वो ऑन शेड्यूल हैं और हमें खूब तन्मयता से कक्षा करनी चाहिए क्योंकि भैया बहन अभी PT1 के एग्ज़ामिनेशन में उन्हीं लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे जिन लोगों ने कक्षा को बहुत सीरियसली लिया। और आपके लिए फिर से यह आवश्यक है कि आप कक्षा खूब अच्छे तरीके से कीजिए जिससे कि एग्ज़ामिनेशन किसी भी समय हो हम तैयार रहें। भैया बहन, इसी कड़ी में आज चौथा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि संसदीय सरकार विधायिका हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। हमें पूरी आशा है कि आप इसके क्वेश्चन आंसर HW कॉपी में लिख लेंगे और विद्यालय में आकर जमा कर देंगे। विद्यालय में अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करने की भी सूचना आपको आज शाम तक मिल जाएगी। तो भैया बहन, विद्यालय आपके पीछे लगा हुआ है। विद्यालय आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रहा है, तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। अब भैया बहन, आज से संसदीय सरकार कार्यपालिका, इसको हम लोग देखेंगे। ये संसदीय सरकार कार्यपालिका जो है ये क्या है? तो विधायिका के बाद जो कार्यपालिका का स्थान है वह विधायिका से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार के तीनों स्तंभों की जानकारी जब हम ले रहे थे, क्लास 7 में ही ले रहे थे कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। There are 3 strong pillars of democracy, democratic government। डेमोक्रेसी बोलें या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलें, एक ही चीज़ है क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था का नाम हुआ और उस व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी जिसके पास रहा उसको सरकार बोले।
तो लोकतंत्र या लोकतांत्रिक सरकार के 3 स्तंभ होते हैं. देयर आर 3 strong pillars of democratic government. The first one is legislature, जिसे हम विधायिका बोलते हैं. The second one is executive, जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं. And the third one is न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशियरी बोलते हैं. तो भैया बहन, हम समझते हैं कि इन चीज़ों को आप लोग पहले से सुनते भी आ रहे हैं और यह हमारे बड़े काम की हो जाती है जब हम लोकतंत्र पढ़ने लगते हैं. क्योंकि लोकतंत्र पढ़ेंगे तो सरकार की बात आएगी ही. सरकार की बात आएगी तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इस तीनों की बात भी ऑटोमेटिक आ जाएगी. तो भैया बहन, हम समझते हैं अब आप इस स्थिति में आ गए हैं कि आपको इन सभी बातों को समझने में प्रॉब्लम नहीं आता होगा. अब विधायिका तो जान लिए कि संसद चूंकि कानून बनाती है इसलिए संसद विधायिका है. हमारे देश में केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है. अब इसको वाइस वर्सा स्टाइल में भी बोल सकते हैं, यानी केंद्रीय विधायिका का मतलब संसद, या उल्टा के बोलें तो संसद का मतलब भारत में केंद्रीय विधायिका. यानी जो कानून बनाए उसे हम विधायिका कहते हैं. जो कानून बनाए उसे विधायिका कहते हैं. तो विधायिका के बाद भैया बहन आया कार्यपालिका. यानी अगर संसद विधायिका है तो प्रधानमंत्री कौन हो गए? अगर संसद विधायिका है तो प्रधानमंत्री कौन हो गए? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कार्यपालिका हो गया. प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कार्यपालिका हो गया. तो भैया बहन, संसद की रूपरेखा यानी विधायिका की रूपरेखा और कार्यपालिका की रूपरेखा दोनों आपको समझ में आ गया. एक बार मैं फिर से बोल दूं आपको कि संसद ही केंद्रीय विधायिका है, या दूसरे शब्द में बोले तो केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहते हैं. तो भैया बहन, एक बात क्लियर हो गई. दूसरी बात, कार्यपालिका. भारत में कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार का जो दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, उसका क्या नाम है हमारे देश में? तो उसका नाम हो गया प्रधानमंत्री प्लस उनका मंत्रिमंडल. द प्राइम मिनिस्टर and his cabinet members are called executive. I am repeating it. The Prime Minister and his Council of Ministers is combinedly called executive of the country. तो भैया बहन, ये जो संसदीय सरकार कार्यपालिका चैप्टर है इसकी रूपरेखा भी आप जान गए. इसके पहले संसदीय सरकार विधायिका की क्या रूपरेखा थी ये भी आप जान गए थे. कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है. क्या विधायिका और कार्यपालिका हमारे देश में जो है उसके क्या रूप हैं यह समझने में किसी भैया बहन को दिक्कत है? नहीं आचार्य. बढ़िया से सब लोग समझ गए? यस सर. वेरी गुड. अब मैं कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे पूछूंगा. जब मैं इतना बता दिया तो थोड़ा सा हमको जवाब देंगे. अब केंद्रीय विधायिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हमारे देश में केंद्रीय विधायिका का इंग्लिश में क्या नाम है? हिंदी में क्या नाम है? अभी तो तुरंत बताए हैं, अभी तुरंत.
हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्था कौन है? भैया बहन, मैंने बड़ा सिंपल सवाल किया है कि हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्था कौन है? कौन बनाती है कानून? जल्दी से बोलिए। कोई अंशिका बहन, आदित्य चौहान भैया, अनुष्का बहन, हिमांशु भैया, जितेंद्र भैया, कोई भी भैया बताएंगे। देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था कौन है? संसद। वेरी गुड। तो भैया बहन, हाँ ठीक, इतना अच्छा जवाब आप जानते हैं तो चुप क्यों रहते हैं? चुप रहते हैं तो हमको बहुत खराब लगने लगता है। ठीक, देखिए कितना अच्छा जवाब आपने दिया। देश के लिए कानून बनाती है संसद। तो संसद का अंग्रेजी में क्या नाम है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। जल्दी से बताएंगे आप। पार्लियामेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आप हेसिटेट करते हैं, और ये हेसिटेशन भैया बहन अच्छी बात नहीं है। देखिए, आपने जो जवाब दिया वही सही है। देश के लिए कानून बनाने का काम करती है संसद। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। तो संसद ही केंद्रीय विधायिका हो गई। अब आपको मैंने जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय विधायिका का हमारे देश में क्या नाम है, तो क्या नाम है केंद्रीय विधायिका का? संसद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही तो मैंने पूछा था। ठीक है, इसका मतलब है कि अब सब लोग समझ गए। अच्छा, अब संसद के कितने भाग हैं? दो भाग। कौन कौन? कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। वेरी गुड, वाह वाह वाह। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, वेरी गुड, A1 आंसर। देखिए, आप लोग रेगुलर भैया बहन हैं, आपको सब आता है। संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। संसद का लोअर हाउस कौन है? निचला सदन कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा। नहीं, यहाँ पर आप लोकसभा। यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को तो हम लोग देखे थे कि राज्यसभा उच्च सदन है लेकिन उसको अधिकार है लोकसभा से कम। यही तो हम लोग तुलना किए थे कि देखो भाई, राज्यसभा का नाम उच्च सदन है, अपर हाउस है, लेकिन यह कैसा अपर हाउस है कि इसको लोकसभा से कम अधिकार प्राप्त हैं। तो निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, लोकसभा को, और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। राज्यसभा हो गया उच्च सदन और लोकसभा हो गया निम्न सदन, जबकि व्यावहारिक रूप में लोकसभा का ही नाम उच्च सदन होना चाहिए क्योंकि लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त हैं, और राज्यसभा का को निम्न सदन कहा जाना चाहिए, लेकिन राज्यसभा को ही उच्च सदन कहा जाता है। तो भैया बहन, यहीं पर आपको ये याद रखना है, और हम लोगों ने विस्तार पूर्वक इसको देखा था कि लोकसभा निम्न सदन भले ही कहा जाता हो लेकिन उसे राज्यसभा से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भैया बहन, अब इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि लोकसभा निम्न सदन कही जाती है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं और जनरल नॉलेज का पूछता हूँ। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं कौन भैया बहन पहले जवाब देता है।
राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? आदित्य सिंह। आदित्य भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। क्योंकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, इसलिए राज्यसभा को हम अस्थाई सदन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। दूसरा प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? अनुष्का बहन बोलेगी। 6 वर्ष। हाँ सर जी। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल? 5 वर्ष। 5 वर्ष। अच्छा, इसी में 5 वर्ष। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। अब इसी कड़ी में एक जवाब आया, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। लोकसभा में। हाँ, क्या नाम था भैया आपका? आदित्य सिंह। हाँ, आदित्य भैया लगता है खूब पढ़ाई इधर से कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। लोकसभा धन विधेयक पहले और सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होगा, क्योंकि लोकसभा अधिक महत्वपूर्ण सदन है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, वॉइस आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक, मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है? नहीं है सर। अच्छा, अभी तक तो आ रही थी ना? अब आ रही। अच्छा, अभी अचानक बंद हो गया क्या? नहीं आचार्य जी, एक बच्चा का माइक नहीं आचार्य जी, कभी आता था कभी रुक जाता था। अच्छा, अब आ रही है ना आवाज़ ठीक से? हाँ आचार्य अब आ रही है सर जी, अभी आ रही है। चलिए ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कि ऊपर में इतना रिवीजन होने के बाद, जैसा कि हम लोग हमेशा करते रहे हैं 7 में भी 8 में भी, अभी हम लोगों ने पुनरावृत्ति कर ली, बीच में परीक्षा आ गई थी, हम लोगों ने कहाँ चीज़ों को छोड़ा था, उस चीज़ को हम लोगों ने एक बार देख लिया। भैया बहन, अब हम लोग अपना जो स्टाइल है, अपना जो हम लोग का तरीका है, उसी तरीके से हम लोग आगे इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर का परिचय हम लोगों को मिल गया कि कार्यपालिका किसको कहते हैं, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को देश की कार्यपालिका कहते हैं, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मंत्री कैसे बनते हैं, लोकसभा मंत्रिमंडल पर कैसे नियंत्रण रखती है, मंत्रिमंडल किस प्रकार कार्य करती है, प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार क्यों होते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब भैया बहन इस चैप्टर में हम लोगों को मिलेगा। यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यह जानकारी हम लोगों को पहले ही मिल गई। और भैया बहन, इतना किसी चैप्टर की भूमिका जब हम अच्छा से समझ लेते हैं, जब हम ये समझ लेते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है, तब हमारा काम 50% पढ़ने से पहले ही हल हो जाता है। और नहीं, जानेंगे ही नहीं कि कार्यपालिका क्या है, जानेंगे ही नहीं कि हमको पढ़ना क्या है, तो फिर कैसे पता चलेगा। और हम लोग यह भी नहीं जान पाएंगे कि आखिर पढ़ना क्या है। इसलिए भैया बहन, इसका जिक्र बहुत ज़रूरी था, और पिछले चैप्टर में जहाँ हम लोगों ने बातें छोड़ी थी उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे
याद रखने योग्य नए शब्द, इसको हम लोग अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। और भैया बहन, नोटिस आज आपको मिल जाएगा। 1-2 दिन में आपको फेयर कॉपी लेकर के स्कूल बुलाया जाएगा, यानी समय एकदम करीब आ गया। और आचार्य जी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की कॉपी चेक करके लौटा देंगे। तो भैया बहन, याद रखने योग्य नए शब्द, मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर ऊपर से आप लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग इसी को एक बार देखेंगे, फिर चैप्टर की जानकारी अगले दिनों से लेंगे। भैया बहन, सबसे पहला शब्द जो है वो है महाभियोग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पीचमेंट, IMPEACHMENT, इम्पीचमेंट। हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर चलाया जाने वाला अभियोग। भैया बहन, महाभियोग एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। किस चीज का प्रोसेस? तो राष्ट्रपति को उनके पोस्ट से हटाने के लिए जो प्रोसेस है। भैया बहन, महाभियोग कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च हैं, नंबर 1 है। उनको कौन हटा सकता है? कोई नहीं। लेकिन संसद उनको भी हटा सकती है। संसद जो है भैया बहन, वो राष्ट्रपति को भी हटा सकता है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए अब उतने बड़े आदमी को, देश के नंबर 1 व्यक्ति को उनके पद से हटाया जा रहा है, तो कोई साधारण स्थिति में तो नहीं हटाया जाएगा, या वो तरीका साधारण तो नहीं होगा। इसीलिए उसका नाम है महाभियोग। इम्पीचमेंट, साधारण अभियोग नहीं, महाभियोग। और इसके अनुसार संसद में उनके ऊपर वाद विवाद होता है। उनके ऊपर जो अभियोग लगाए गए हैं, जो दोषारोपण लगाया गया है, उस पर खूब हल्ला मचता है भैया बहन। सत्ता पक्ष के लोग राष्ट्रपति को बचाना चाहते हैं, विपक्षी पार्टी राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। और इस स्थिति में, हाँ 1 मिनट बाद मैं अपनी बात खत्म कर लूँ खाली, फिर आपकी बात सुनेंगे। जी सर। बस 2 मिनट खाली। तो भैया बहन, देश के फर्स्ट सिटीजन को उनके पद से बेदखल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई साधारण बात पर तो हटाया नहीं जाएगा। इसलिए संसद में डिस्कशन होते हैं, और संसद फिर डिस्कशन करके वोटिंग करता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलके वोट देती है। अगर महाभियोग के पक्ष में वोट आ गया कि नहीं महाभियोग ठीक है, तब तो राष्ट्रपति को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर वागने महाभियोग गिर गया, यानी उसके विपक्ष में ज़्यादा लोग हो गए, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, महाभियोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति को तत्काल अपने पोस्ट से विदाई लेनी होगी। हाँ, अब महिमा बहन बोलिए, क्या बोलते हैं आप? हमको मतलब अभी तुरंत हम ज्वाइन किए थे, तो आप कहाँ से बोल रहे तो समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए पेज नंबर से पूछ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग अब 4था चैप्टर शुरू किए हैं, संसदीय सरकार कार्यपालिका हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर का छोटा, यानी कि 3रा चैप्टर का रिवीजन हम लोगों ने, सभी भैया बहनों ने मिल करके किया। उसके बाद कार्यपालिका किसे कहते हैं इसको मैंने बताया।
कार्यपालिका कहते हैं देश की कार्यपालिका कौन है? जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कराए, यानी विधायिका हो गई संसद। संसद ने बनाया कानून, कानून को लागू करने की जिम्मेदारी आई प्रधानमंत्री पर और उनके मंत्रिमंडल पर। इसलिए संसद जिसने कानून बनाया वो हो गई विधायिका, और जिसने कानून को लागू किया यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, ये लोग हो गए कार्यपालिका। तो भैया बहन, जो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी आपको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर जी। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरा शब्द है भैया बहन सत्रावसान, सत्र का अवसान। यानी अभी जो सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है अचानक बंद हो जाए किसी कारणवश, तो उसको स्पीकर महोदय ने, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी कारणवश अगर लोकसभा को स्थगित करा दिया तो इसको बोलते हैं हम लोग सत्रावसान, सत्र का अवसान। सत्र का मतलब सेशन, अवसान का मतलब अंत करना, तो सेशन का अंत कर देना। दंड स्थगन, हाँ, किसी को अगर दंड दिया गया है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने किसी को मृत्यु दंड दे दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय को भैया बहन वही एक ऐसा न्यायालय है जिसको अपनी गलती सुधारने की भी छूट है। अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो वह किसी केस की दोबारा सुनवाई करके उस व्यक्ति की सजा को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है और समाप्त भी कर सकता है। सबसे बड़ा न्यायालय है देश का, तो सबसे बड़ा न्यायालय है तो सबसे ज़्यादा उसकी जिम्मेवारी भी है। पांचवा शब्द है भैया बहन दंड स्थगन या क्षमादान। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है भैया बहन। जैसा कि मैंने अभी बताया, किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड दे दिया कि अब तुम जाओगे, अब तुमको फांसी होगी, बराबर होता है, ऐसा आपने देखा भी। उस स्थिति में राष्ट्रपति अगर चाहें तो उसको क्षमादान भी दे सकते हैं। यानी मृत्यु दंड तो दूर हुआ ही उसका, मृत्यु दंड तो अब उसको नहीं मिलेगा। अगर राष्ट्रपति का मन हो जाए कि नहीं इस आदमी को अब बहुत दिन जेल में रहा, इसको छोड़ देते हैं, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान भी दे सकते हैं। सभा स्थगन, एडजर्नमेंट मोशन। मान लीजिए लोकसभा का सत्र चल रहा है, अब बीच में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। अब लोकसभा का सत्र चल रहा है, डिस्कशन तो रोज हो रहा है, लेकिन हादसा हो गया, हादसा पर लोकसभा में ही चर्चा होगी, तो वो जगह विशेष पर लोकसभा में ही अब चर्चा होगी, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई तो पहले से घोषित है, चल रही थी, लेकिन अब बीच में हादसा हो गया। अब लोकसभा का अपना एजेंडा नहीं चलेगा। अब जो अभी अभी घटना हुई है, जैसे बहुत बड़ा रेल एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एरोप्लेन दुर्घटना हो गया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया, तो अब पहले का कार्यक्रम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब इतना बड़ा घटना हो गया देश में, अब उस पर चर्चा होगी। तो क्या करना होगा इसके लिए? सभा जो चल रही थी उसको स्थगित करना पड़ेगा और फिर नया कार्य दिवस के अंतर्गत उसको ला करके डिस्कशन करना होगा, क्योंकि संसद में भैया शेड्यूलिंग से कार्य होते हैं, जैसे तैसे कार्य नहीं होते भैया बहन। तो आज यहीं तक भैया बहन। अब जूम का समय निश्चित रहता है, अचानक कट जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो हम लोग इतना दूर तक आज पढ़े, इस चैप्टर को भी हम लोग खूब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और भैया बहन कल या परसों आपको HW कॉपी लेके स्कूल बुलाया जाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि विद्यालय आपके पीछे लगा हुआ है, आप भी उसका फ़ायदा उठाइए,
आज आप अभी जा करके क्वेश्चन आंसर सबका कंप्लीट कर लेंगे। हाँ भैया बहन, इतना आपसे कहना है। और सर, हाँ, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन तो आपने पूछ दिया, हम जवाब भी बता दिए, लेकिन ये पूछने का अभी समय नहीं था बहन, है ना। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, आपने पूछा ठीक है, पर जब हम बोलना समाप्त हो जाता तब आप हाथ उठा करके हमसे पूछते। हाँ, लेकिन पूछ ही दिया आपने तो बता दूं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं थे। थैंक यू। हाँ, स्कूल का ऐप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा भैया बहन, और HW कॉपी को जल्दी जल्दी आप समाप्त कर लीजिए। सबको एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आचार्य। थैंक यू आचार्य। थैंक यू।